एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस चैनल पर जिसका नाम है इंजीनियरिंग ओजीज। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स जो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना पूरा जर्नी समझाते हैं और ऐसे ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताते हैं ना जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी, कुलदीप सिंह इनका नाम है। फुल ऑफ हार्डशिप्स, मतलब ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। कई लोग चीजों के लिए बहाना बनाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं साथ में तैयारी नहीं कर पाता। आज इन सब का जवाब आपके सामने बैठे हुए हैं। हर एक चीज जो भी आप जानना चाहते हैं जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन रहेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहे कमेंट जरूर करिएगा। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियरिंग ओजीज में। मतलब मुझे मौका मिल रहा है हम लोग मिलके कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प करें। एंड नाइस इनिशिएटिव सर। मैंने काफी फ्रीक्वेंटली चेक किया है, काफी सारे अच्छे अच्छे सेशंस आप लोग लेके आते हैं और काफी स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं। दैट विल बी ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी सर के बारे में अभी वो अपने आप को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो सर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि आप कहाँ क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या आपने अचीव किया है। सो बेसिकली मैं राजस्थान में एक नागौर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव क्या मतलब कस्बे से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे 20-30 मैक्सिमम घर होंगे। सो बचपन में मैं आसपास के जो स्कूल्स थे, गांव के स्कूल्स में मैंने पढ़ाई करी थी। एंड देन उसके बाद में जयपुर हम लोग शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ में। एंड जयपुर में मैंने वहाँ पे क्योंकि राजस्थान में वाटर लेवल का बहुत इशू था, तो गाँव में वाटर लेवल कम होने के कारण ही पापा जयपुर शिफ्ट हुए थे, पेरेंट्स सभी वहीं पे शिफ्ट हो गए। एंड बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स थे बचपन से ही गाँव में ही पढ़ाई वगैरह गाँव में ही वहाँ पे उन्होंने काम वगैरह सब चीजें की। सो ज्यादा एजुकेशन उनका था नहीं। सो अगर एजुकेशन अच्छा नहीं है तो जॉब भी उनको कोरिस्पॉन्डिंग नहीं मिली थी। वहाँ पे जाके उन्होंने मतलब पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब शुरू की और हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे जयपुर में रहा करती थी। और लगभग आप जान सकते हो कि ज्यादा सैलरी नहीं होती है, 2200 के आसपास मेरे पापा को 2006 में मिला करते थे। एंड दैट टाइम में मैंने आसपास में एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और जब मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज उसमें स्कूल में था, तो उस टाइम पे मेरे पापा भी जॉब करते थे, हम लोग भी काम किया करते थे। मैं भी काम करता था, क्योंकि हमारा 2200 में आपको पता है कि पूरी फैमिली को सर्वाइव करना इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जयपुर जैसी सिटीज में बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। सो मेरी मॉम भी काम किया करती थी, सिलाई वगैरह काम करते थे, और मैं खुद काम किया करता था, मेरे सिस्टर्स वगैरह भी काम किया करते थे घर पे। सो दैट्स व्हाई हमने वो डिफिकल्ट पीरियड देखा और उस टाइम में मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो पहले मैंने स्पोर्ट्स में ओरिएंटेड हो गया था। स्पोर्ट्स में मैंने गेम खेले, कराटे खेला, उसमें नेशनल लेवल तक पहुंचा, गोल्ड मेडल भी जीता। बट उससे मुझे लगा था कि मैं नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ, बट मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है। सो अगला हमारे पास रास्ता होता है पढ़ाई करना। तो मैंने सोचा था कि पढ़ाई करेंगे। तो 8th क्लास में क्या हुआ कि जैसा स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि मैं 10th 12th में इन सब में पढ़ रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड में अच्छा परसेंटेज नहीं था, हम लोग गेट में पता नहीं क्या करेंगे, इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। तो मैं इसलिए हमेशा बताता हूँ कि 8th क्लास में मेरे मैथमेटिक्स में ग्रेस थी, जो 36 पास आउट होने के लिए मार्क्स चाहिए होते थे, मुझे 34 मार्क्स चाहिए होते थे, ठीक है। तो आए थे। तो दैट्स व्हाई इसकी वजह से मुझे क्या इशू हुआ कि मैं थोड़ा लगा कि मुझे पढ़ाई में थोड़ा फोकस करना चाहिए, और मैं 9 से फिर पूरा पढ़ाई ओरिएंटेड हो गया। बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की, और मुझे रिसोर्सेज वगैरह तो आपको बताइए कि बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए मैनेज करना। एंड देन मैंने 12th के बाद में मेरे पास रिसोर्स नहीं थे कि मैं कोई कोचिंग करूँ IIT NIT के लिए, इन सब के लिए। तो मैं डायरेक्टली राजस्थान का ये गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। नॉर्मल कॉलेज था, हिंदी मीडियम से मैं था, काफी मुझे इश्यूज हुए। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती थी, जब मैं लिखने की कोशिश करता था मैं लिख नहीं पाता था, आंसर मुझे याद ही नहीं होते थे। मुझे पता होता था इसका है क्या, लेकिन मैं लिख नहीं पाता था। उसकी वजह से मेरे परसेंटेज फर्स्ट सेमेस्टर में 70 के आसपास बने थे। और उसके बाद में मैंने इंग्लिश पे काम किया। मैं 3.5 ईयर तक मेरी मेमोरी है कि मैं कॉलेज में ही रहा, घर नहीं गया था, क्योंकि मैं हर वीकेंड, हर जो छुट्टियां होती थी उसमें अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काम करता था। तो दैट टाइम मुझे गेट का कुछ ज्यादा वो क्रेज नहीं था कि मुझे गेट की तैयारी करनी है। बट जब मुझे लगा कि मेरा 4th ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। लेकिन जब मुझे लगा कि इसके लिए रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए, जबकि मेरी फैमिली जो है वो उन सब चीजों पे रिसोर्सेज उतना अवेलेबल नहीं करवा पाएगी। तो दैट टाइम फिर मैंने सोचा कि सबसे शॉर्टेस्ट जो हमारे लिए पाथ होता है वो गेट होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए अगर सब प्लेसमेंट नहीं हुआ है कॉलेज में, तो सबसे शॉर्टेस्ट अगर आप तैयारी करो तो गेट आपके लिए पाथ होता है। मैंने गेट चूज किया और मैंने लगभग 6 मंथ अच्छे से मेहनत की। और दैट टाइम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो गेट 2019 में मेरी 478 रैंक थी। एंड आफ्टर दैट मुझे 478 रैंक आने के बाद में मैंने बहुत सारी तैयारी करता था। कोल इंडिया का पेपर हुआ था, उसमें भी मैंने क्लियर किया।
देन आई टुक एडमिशन इन द IIT दिल्ली, मास्टर्स में मैंने अप्लाई किया एंड मुझे IIT दिल्ली से कॉल आ गया था बिकॉज आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम माय कॉलेज। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 70 थे कॉलेज में, बट मैंने कंटिन्यूसली इंप्रूव किया था, हर सेमेस्टर में मेरे 2 से 3% इंप्रूव हुए थे एंड फाइनली जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो 88 के समथिंग ग्रेजुएशन है। गवर्नमेंट कॉलेज में इतने परसेंटेज बहुत मुश्किल से बनते हैं। सो लाइक मेरे उससे मेरे बेसिक्स तो अच्छे थे लेकिन न्यूमेरिकल पावर कम थी जो मैंने गेट की तैयारी करके इनहेंस की। तो मुझे परसेंटेज और जो पर्टिकुलर गेट का स्कोर था उन दोनों के बेसिस पे मुझे IIT दिल्ली से कॉल आ गया था। एंड अगर आपके परसेंटेज और कई IITs में ऐसा होता है कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है बीटेक का एंड इसके अलावा अगर आपके गेट स्कोर भी अच्छा है तो आपको डायरेक्ट कॉल भी आ जाता है, इंटरव्यू होते ही नहीं है। कई IITs में ऐसे भी होता है, कई IITs में आपको इंटरव्यू देना ही पड़ता है, रिटर्न टेस्ट भी देना पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा फिर मैंने एमटेक के साथ में ही दोबारा तैयारी किया एंड ऑनलाइन जो है पढ़ाना भी शुरू किया। लाइक जैसे आशीष सर वगैरह भी अपनी नॉलेज देते हैं तो मैंने आशीष सर से भी बात की कई बार, फिर मैंने भी अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की जितने में मैं स्टूडेंट को हेल्प कर सकता था, तो वो भी मैंने पैरेलली किया था, तैयारी भी किया था। उसके साथ सेकंड अटेम्प्ट में देने के टाइम पे मैं लगभग जो नवंबर का मंथ था उसमें मैं UN में रिप्रेजेंट भी करके आया था इंडिया को। लाइक मैं सोशल वेलफेयर और इन सब में काफी एक्टिव था, राजस्थान गवर्नमेंट से इनसे काफी अवार्ड वगैरह भी जीते थे। सो दैट्स मेन थिंग कि मतलब एक टाइम था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, फैमिली सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, बट मैंने हार्डवर्क का ऑप्शन चूजा और जैसा सर ने बताया कि हार्डवर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आशीष सर तो काफी लोगों को इंस्पायर करते हैं, मैंने देखा है उनका, लाइक उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और आज वो भी लाइक काफी लोगों के इसके काबिल बने कि वो काफी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आज उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैंने उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। सो बेसिकली ये होता है कि मतलब फिर मैंने दोबारा तैयारी की। होता है कि एमटेक के साथ में कई स्टूडेंट का माइंडसेट होता है तैयारी नहीं कर सकते, बट मैंने की थी, ऑनलाइन मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था। इसके साथ में मैंने 29 रैंक लेके आया था सेकंड अटेम्प्ट में एंड देन मतलब जो जनवरी में इसरो का एग्जाम होता है वो मैंने क्वालिफाई किया था। एंड उसके बाद कोविड सिचुएशंस आ गई थी और देन मतलब मैंने अनअकैडमी पे अपने लेक्चर्स वगैरह लेना शुरू किया आशीष सर वगैरह के साथ में मिलके। आपने कई जगह देखा होगा मैकेनिकल एनालिसिस में भी आशीष सर वगैरह थे वहाँ पे हम लोग। तो लाइक दैट्स अ नोबल वर्क कि हम लोग काफी स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। और आशीष सर वगैरह ऐसे दीप सर हो गए, इन सबके काफी मैंने देखे हैं जो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने आज आशीष सर के साथ बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। सो इट्स ग्रेट प्लेजर टू मी। थैंक यू सो मच सर। मतलब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें आपने अभी एक पल भर में हम लोगों को बता दिया कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सर कि आप फाइनेंशियली वीक रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। हर आदमी के पास दो चॉइसेस रहते हैं कि या तो वो गलत रास्ते पे चला जाए या तो वो सही रास्ते पे चला जाए। आपने सही रास्ते को चूज करते हुए अपनी लाइफ बना ली। साथ साथ में आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी रखा कि आप 478 रैंक से सीधा 29 रैंक पे लाए, वो भी एमटेक के साथ तैयारी करते हुए, है ना। एमटेक के साथ तैयारी जो बहुत लोग बोलते हैं कि मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप फोकस हैं किसी एक चीज पे, फोकस्ड है कि नहीं यार मुझे ये करना ही है, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और सर कई बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर मोटिवेशन की कमी हो गई है, मोटिवेशन चाहिए। मैं उन लोगों को ना एक चीज बहुत बार बताता हूँ, उनको बहुत बार चीजें समझाता हूँ कि क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपके लिए मोटिवेशन नहीं है? क्या आप मिडिल क्लास हैं, क्या आप पुअर क्लास से हैं, ये आपके लिए मोटिवेशन नहीं है क्या? ये मैं बस उन लोगों को पूछता हूँ, बोलता हूँ इसके सिवा और क्या मोटिवेशन चाहिए आपको, है ना? या डेफिनेटली सर, जैसे मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ। लाइक मैं मोटिवेशनल वीडियो देखा करता था, काफी लोगों के एक्सपीरियंस देखा करता था जो अपनी जर्नी बताते हैं एंड ऐसे लोगों से मैं इमोशनली टच भी हो जाता था जो डेफिनेटली लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किए हैं। लाइक आप भी कई वीडियोस डालते रहते हैं विद योर मॉम्स एंड ऑल, आई कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग इट एंड दैट टाइम आई इमोशनली टच विद इट। ओके, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो वो आपके पेरेंट्स से ही आता है। मेरी लाइफ में ऐसा ही था कि मैं शेड्यूल था, रात को सोने से पहले मैं जस्ट 2-3 मिनट ब्रेक लेके आंख बंद करके मैं अपने पेरेंट्स को याद किया करता था और उनके हार्डवर्क को रिकॉल करता था कि मेरे लिए उन्होंने किया क्या है। और जब मैं मॉर्निंग में उठता था तो भी मैं ये रिकॉल करता था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया क्या है और मेरा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो वो मुझे अंदर से पूरे दिन वो बात रियलाइज होती थी। जब भी मैं कुछ टाइम वेस्ट करता था मुझे वो बातें रियलाइज होती थी। तो आप रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर योर पेरेंट्स। हम लोग अभी इतनी बिजी लाइफ में हो चुके हैं कि हम फोन वगैरह सोशल मीडिया में यूज करते करते सो जाते हैं, बट मैं अपना शेड्यूल ऐसा रखता था कि मुझे सोते वक्त एक बार अपने पेरेंट्स के हार्डवर्क को रिमेंबर करना है और उस हिसाब से अपना एफर्ट लगाना है। उसके अलावा आपको कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपको लाइफ में आगे लेके जाता है। और मेरा पढ़ने का रीजन भी यही था, क्योंकि जब मैं लाइफ में कुछ रास्ता भटकने की कोशिश किया हूँ और मान लीजिए हुआ है मेरा कभी रास्ता में भटक रहा हूँ, तो दैट टाइम ओनली जो थिंग्स थी मुझे ट्रैक पे लेके आती थी वो थे मेरे पेरेंट्स का हार्डवर्क। मुझे रियलाइज होता था कि यार वो लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं और मैं
एक्चुअली मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट थिंग्स रिवर्ट मी बैक ऑन माय राइट पाथ, ओके। सो वो चीजें मुझे काफी हेल्प की थी। लाइक मैं कभी भी लाइफ में ऐसा होता है कि हम इस एज ग्रुप से पास करते हैं तो कई बार हम मिस्टेक्स करते हैं, कई बार हम गलतियां करते हैं, कई बार राइट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, बट आप अपने पेरेंट्स से इमोशनली टच में रहिए, उनको रिटर्न देने की कोशिश करिए जो आपके लिए उन्होंने किया है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और वो आपकी जर्नी से भी देखने को मिलता है। लाइक मैंने देखा आप भी काफी ज्यादा अपने मतलब मॉम्स के बारे में सोचते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं और काफी स्टूडेंट्स से इमोशनली टच में भी हैं। सो दैट्स अ नाइस वर्क सर। यही सर, यही ना एक फीलिंग जो है ना सर, पढ़ा तो लेते हैं लोग, पता है वो जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना स्टूडेंट्स के बीच में कि हाँ भाई हम आपके पोजीशन पे रह चुके हैं, हम फाइनेंशियली वीक रहे हैं, हम इमोशनली वीक रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और आज हम आपके लिए इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्रेजेंट कंडीशन आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है ना। ये बात आप पे डिपेंड करती है कि आज आप उस चीज को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी आज का डिस्कशन ना सर, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए रखना चाहता हूँ कि गेट एग्जामिनेशन हो चुका है, गेट एग्जामिनेशन हो चुका है, कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। मेजॉरिटी लोग उस रीजन में आ रहे हैं जिन लोगों का गेट कट ऑफ तो निकल गया है। अब देखिए 3 टाइप की कैटेगरी रहती है ना। एक रहते हैं जिनका बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी रहती है जिन लोगों को पता है कि उनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तीसरी कैटेगरी रहती है बीच वाले, ठीक है। अब टॉप वालों को पता रहता है कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा करके, लोअर वालों को पता है हाँ मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। बीच वाले बड़े अटक जाते हैं। कौन सा रेंज? जो जस्ट कट ऑफ से लेके 50-60 तक के रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप तो आईआईटी से भी कर ही रहे हैं एमटेक, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि कौन से आईआईटी में कितने कितने मार्क्स पे मिल जाती हैं चीजें जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में एक आइडिया दीजिए। पहले दिल्ली से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आगे। सो सर हम जो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करेंगे, तो जो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस रैंक लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको टॉप आईआईटीज में कोर ब्रांचेस मिल जाएगी, इजीली मिलेगी, ओके। बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने काफी स्टूडेंट्स को गाइड किया था और काफी इजीली उनको कोर ब्रांचेस मिल गई थी। आईआईटी मद्रास में, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की, इनमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं कोर ब्रांचेस में, जिनके ऑलरेडी अच्छी रैंक आ रही है। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे सर जिनका मतलब थोड़ा नीचे आ गए, मतलब मार्क्स वाइज अगर हम बात करें तो इस बार जो मैकेनिकल का पेपर हुआ था या किसी ब्रांच का पेपर हुआ था, उसमें अगर हम 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर 75-78 प्लस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सो दे आर इजीली एबल टू गेट एडमिशन इन आईआईसी में ले सकते हैं, नीटी बॉम्बे में ले सकते हैं, या फिर टॉप आईआईटीज में कोर ब्रांचेज में ले सकते हैं अगर उनका एमटेक में इंटरेस्ट है, या फिर पीएसयू में भी जा सकते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पीएसयू से पहले आईआईटी में चले ही जाते हैं, बिकॉज पीएसयू की वैकेंसी जो होती है वो काफी लेट निकलती है कई पीएसयूज की, और जो रिक्वायरमेंट प्रोसीजर और जो बाकी सब कंप्लीट होते होते लगभग नवंबर या फिर दिसंबर एंड तक ज्वाइनिंग होती है। सो दैट्स व्हाई काफी स्टूडेंट सेफ्टी के लिए आईआईटी चले भी जाते हैं। कई लोग जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो भी आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये है। अब जो स्टूडेंट्स 70 से लेके 65 के बीच में वो लोग के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो न्यू आईआईटीज के अंदर कोर ब्रांचेस ले सकते हैं, या फिर वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस मतलब टॉप आईआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस एंड न्यू आईआईटी में कोर ब्रांचेस। तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में जैसे मान लीजिए आप एनर्जी स्टडीज में जाते हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी होंगे, मैकेनिकल के बच्चे होंगे, इंस्ट्रूमेशन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे। तो वो ऐसी ब्रांचेज होती है जिसमें सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट आते हैं जिनकी कट ऑफ लो होती है। सो लास्ट ईयर वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके लगभग 62 के समथिंग मार्क्स थे, ही गॉट एडमिशन इन द आईआईटी दिल्ली, एनर्जी स्टडीज में उसका एडमिशन हो गया था। बट उसमें आपका पेशेंस लेवल बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो कोप पोर्टल होगा उसमें आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज काफी स्टूडेंट जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो रिजेक्ट करते हुए जाते हैं और फाइनली उनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो उसमें आपको थोड़ा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। और उसमें बेसिकली ये है कि सर मतलब जो मेरा फ्रेंड था उसको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, सेकंड में कुछ नहीं मिला, थर्ड में कुछ नहीं मिला, फोर्थ में उसको एक आईआईटी जोधपुर मिला था। उसने, मैंने बोला उसको रिजेक्ट कर दीजिए, उन्होंने रिजेक्ट किया। देन एडिशनल राउंड फर्स्ट में कुछ नहीं मिला, एडिशनल राउंड सेकंड में कुछ नहीं मिला, एडिशनल राउंड थर्ड में उनको मतलब जो एबीसीडी चल रहा था सी वाले में उनको आईआईटी दिल्ली मिला था, और एक और आईआईटी मिला था उनको। देन उसके बाद उन्होंने उसमें एक्सेप्ट किया। फिर एक और मेरा फ्रेंड था उसको एडिशनल ई में मिला। पिछली बार 5 राउंड हुए थे तो ई में जाके उनको कट ऑफ मिला जिसके 61 मार्क्स थे। तो यानी कि अब काफी स्टूडेंट जो होते हैं ना वो फॉर्म गलत भर देते हैं, मतलब उनका मार्क्स जो होता है वो अलग आता है और वो फॉर्म अलग भर देते हैं। दैट थिंग आल्सो मैटर, ओके। वो कंप्लीटली चीजें मैटर करती है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप चले गए लगभग 65 से लेके 50 के बीच में, तो आपको जो न्यू आईआईटी जो बिल्कुल फ्रेश है, लाइक आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी धनबाद हो गया, ठीक है, बीएचयू में ट्राई कर सकते हैं कई ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस में आपको जो वहाँ पे कोर ब्रांच अभी ज्यादा आई भी नहीं है, जैसे आईआईटी अगर आप जोधपुर की बात करोगे अप्लाइड मैकेनिक्स और थोड़े बहुत ब्रांचेज आई है, पूरा उनमें कोर ब्रांचेस थर्मल प्रोडक्शन ऐसी
ब्रांचें अभी नहीं आई है, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा फिर मतलब जैसे NITs जो है वो तो आप 65 से ऊपर हो तो टॉप NITs है, और उसमें 4 ब्रांचेज है। अगर उससे नीचे आ रहे हो 55 से ऊपर वाली कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको NITs में भी अच्छी ब्रांचें मिल जाएगी। NIT तो आपका गेट कट ऑफ क्लियर किया मतलब आपको NIT मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई NIT मिलेगा या फिर कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गेट कट ऑफ क्लियर करने का मतलब यही होता है। तो उसके बाद सर जैसे बेसिकली अब आपको क्या करना है कि वो कैटेगरी में स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में हैं, ठीक है, 55 से लेके आप उस रेंज में आ गए हो। तो अब आप लोगों के पास चॉइसेस ये कि आप ज्वाइन कर लो और उसमें तैयारी करना शुरू करो। अब लास्ट में जो नीचे बच गए उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग या तो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तब तो आप एमटेक में एडमिशन लो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में, और वहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाएगा, फीस आपका निकल जाएगा, ठीक है, और आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो आपको एक बार चांस लेना चाहिए। एटलीस्ट जो 40 से लेके 60 के बीच में है ना, उनको भी एक बार चांस लेना चाहिए। जो उनकी कमियां रह गई है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, उन कमियों को उनको दूर करना चाहिए। तो बेसिकली सर ये इन सारे स्टूडेंट्स को ये वाली चीज ध्यान रखनी है। अब बेसिकली अगर हम बात करें सर तैयारी के हिसाब से, तो आपने सर क्वेश्चन पूछा कि एमटेक के साथ तैयारी पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली एमटेक के साथ तैयारी की जा सकती है। मैंने भी तैयारी की थी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 तरह के स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट आप बनोगे तब आपको पूरा एमटेक में आपको बहुत अच्छा करना है, एमटेक से प्लेसमेंट लेना है, तो आपको पूरा एमटेक ओरिएंटेड होना पड़ेगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप एमटेक को भी कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एमटेक को नहीं करना है, एमटेक को प्रॉपर कीजिए, बट उसके साथ में आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड ना होके आप कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड हो जाइए। मतलब मुझे एमटेक के बाद में कॉम्पिटिशन निकालना है, तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो गए तो आपको पर्सनैलिटी ग्रोथ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और भी बहुत सारी जो चीजें होती है अपनी, मतलब जो प्लेसमेंट सेल है उनमें बैठेंगे, उनकी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करेंगे, कुछ जैसे लैंग्वेज सीखेंगे, पाइथन वगैरह, जो भी जावा वगैरह होती है, कई जो लोग सीखते हैं कोडिंग, मैकेनिकल के स्टूडेंट भी जाके दूसरी ब्रांचेज में फॉर द प्लेसमेंट पर्पस, तो वो सब सीखते हैं। या फिर आप कंपटीशन ओरिएंटेड हो जाए तो मैं जो था वो कंपटीशन ओरिएंटेड था। और मैं एक नॉर्मल कॉलेज से आया था। जब मैं आईआईटी में नया जाऊंगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपको खेलने कूदने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे आपको एक्सप्लोजर मिलते हैं। तो अगर आप कंपटीशन ओरिएंटेड है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा फोकस केवल एमटेक और उन पे दीजिए, आप उन चीजों पे फोकस मत करिए, क्योंकि अगर आप पीएसयू या फिर किसी भी जॉब में जाओगे तो वो चीजें आपको वहाँ पे भी मिलेगी, मैक्सिमम चीजें होती है वहाँ पे भी। बट अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड आईटी की लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हो तो फिर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो मैं जो था वो दूसरे कैटेगरी का स्टूडेंट था, मैंने कंपटीशन ओरिएंटेड ज्यादा रहा, और दैट्स व्हाई सर मतलब मैं निकाल भी पाया था रैंक, दैट इज द मेन पर्पस। सो तैयारी की जा सकती है एमटेक के साथ में, बट मेन थिंग इज टाइम टेबल, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। पर सर इसके बाद ना एक और जो मैं स्टूडेंट से सुना हूँ या जिन लोगों का ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुका हूँ, उनका क्या कह रहा रहता है कि आप आईआईटी में चले जाते हो तो फर्स्ट जो ईयर रहता है उसमें बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं, और ट्रांजिशन भी आता है ना आपके लिए, क्या क्या वो मैट लैब्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और आपको रिसर्च कुछ करना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक योर नॉर्मल कॉलेज कि आप बस आ गए और पढ़ के चले गए और बस एग्जाम दिलाने आ गए। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आईआईटी में ऐसा क्या फर्क आता है और उसके साथ कैसे मैनेज किया जाए? देखिए सर बेसिकली स्टूडेंट होता है कि आईआईटी एमटेक में चले तो जाते हैं और इन सब चीजों में जाते, तो मेनली मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अभी क्या होगा कि आईआईटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट होके फिनिश होते होते मंथ ऑफ जुलाई तक आ जाता है। जुलाई में लाके लाइक मेरा जो सेशन हुआ था 23 जुलाई के समथिंग स्टार्ट हुआ था, और जो लास्ट ईयर जो सेशन हुआ है 2020 के गेट स्कोर के हिसाब से उनका जो सेशन था वो लगभग मंथ ऑफ अक्टूबर एंड और या नवंबर स्टार्टिंग में शुरू हुआ है उनके बैचेस। कई आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली में, कई आईआईटी में सितंबर एंड में स्टार्ट हो गया था। सो यानी कि अभी गेट का जो पेपर है तब से लेके सितंबर तक उनके पास प्रॉपर टाइम है। तो आई सजेस्ट कि मतलब मैंने भी यही किया था कि जब तक मेरा आईआईटी का जो करिकुलम है वो स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक मैं पूरा गेट के लिए सीरियस होकर पढ़ा था। मतलब जितना मैं गेट से पहले पढ़ा था उतना ही गेट के बाद भी मैं पढ़ा था। लाइक मतलब मैंने पूरा सिलेबस टच में लिया, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू क्लियर 2-3 मोर एग्जामिनेशंस, वो भी मैं क्लियर कर पाया था। ठीक है, तो बेसिकली मतलब सिलेबस को छोड़ना नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन रखनी है। वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के टाइम पे भी, क्योंकि अगर आप पीएसयू में इंटरव्यू देने जाते हो अच्छा रैंक है तो वहाँ पे भी आपसे क्यूरी पूछी जाती है, टेक्निकल क्यूरी भी होती है। तो वो अगर आप छोड़ दोगे गेट के बाद, सीरियस नहीं रहोगे तो फिर वो वहाँ पे आप आंसर नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप आईआईटी एडमिशन में लेते हो तब भी आपको नीड होती है, तो वो वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सर मैंने अपना जो सिलेबस है वो पूरा जुलाई तक मैंने पूरी एफर्ट लगाए। जुलाई तक मतलब मैंने पूरा सिलेबस को 1-2 बार वापस 3 बार रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स वगैरह पूरे प्रिपेयर थे। देन मैंने 2 आवर्स डेली देना शुरू किया था गेट तक। मंथ ऑफ लगभग नवंबर एंड तक मैंने 2 आवर्स 3 आवर्स दिया था, और बाकी मैंने क्या थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी बच्चों को थोड़ा पढ़ाने लग गया था, तो मेरा कुछ सिलेबस वहीं से कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, और कुछ मैं साथ में पढ़ता था। और फिर क्या हुआ सर कि मतलब मेरा एक फ्रेंड था, ऐसा होता है कि आईआईटी के अंदर अगर आप जाते हो तो सेल्फ स्टडी करने का फिर आपका थोड़ा रूटीन कम बैठता है। तो मैंने एक फ्रेंड था जिसकी रैंक अप्रोक्सीमेटली कम थी, और मैं मतलब उसके साथ तैयारी करना शुरू किया।
सो मैं उसको बस पढ़ा देता था कि जो भी चीजें थी मैं उसको पढ़ा देता था, लाइक मेरे शॉर्ट नोट से मैंने उसको रिवाइज करवा दिया, हम मिलकर ट्यूशन प्रैक्टिस कर लिए, तो उससे क्या एक रूटीन बैठ जाता है। नहीं तो होता है कि हम आईटी करिकुलम में इतने फंस जाते हैं कि हम तैयारी नहीं होती। तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया कि चलो मैं तुम्हें सॉन्ग पढ़ा देता हूँ, तुम्हें मैकेनिक्स पढ़ा देता हूँ, देन हमने प्रीवियस लगा लिए साथ में, और देन मैंने टेस्ट सीरीज दी। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा उतना हार्डवर्क नहीं किया था, बस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जो हार्डवर्क था वो मुझे यूटिलाइजेशन हुआ, और जो मेरी गलतियां थी मैंने उसको रिमूव किया। और मैं सर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा क्या है, डिप्रेशन और ये सब चीजों से मैं जूझ गया था, और काफी ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से, फाइनेंशियल इशू थे, तो ये क्वेश्चन माइंड में आता रहता था, पेरेंट्स को जवाब क्या देना है, क्या देना पड़ेगा, क्या होगा। तो इन सब चीजों से मेरा पेपर थोड़ा इफेक्ट हो गया था। बाकी प्रिपरेशन मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छी थी। सेकंड अटेम्प्ट में बस ये थोड़ा माइंड में प्रेशर रिलैक्स हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अच्छा नहीं भी होगा तो आई एम ऑलरेडी डूइंग एमटेक फ्रॉम आईटी, सो दैट्स व्हाई मुझे प्रेशर थोड़ा रिलीज था, और विदाउट प्रेशर जो होता है माइंड डेफिनेटली थोड़ा अच्छा वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई मतलब मैं उसमें निकाल पाया था। तो लास्ट में ऐसा था कि आपका सेमेस्टर जब एंड हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का गैप या 20 डेज का गैप। तो उस गैप के टाइम पे आप लोग पूरा 100% दे सकते हो, आपका लाइक फुल लेंथ प्रैक्टिस कर लो जितना कर सकते हो। और जब अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग का जो 10-15 दिन होते हैं रूटीन बैठने में टाइम आपको ज्यादा मिल जाता है, फिर आपको प्रोफेसर वगैरह असाइनमेंट देना शुरू करते हैं, तो वो आप उस तरीके से डील कर सकते हैं। और थोड़ा कभी कभी आपको डांट भी सुनना पड़ेगा, लाइक कई बार आप गेट प्रिपरेशन पे ओरिएंटेड हो तो प्रोफेसर आपको डांटेंगे भी सही, आपको स्टाइपेंड कट करने के लिए बोलेंगे भी सही, बट आपको पता है कि अगर आप गेट में अच्छा कर सकते हो तो फिर आप थोड़ा उनको माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप उनसे इम्पैक्ट होके प्रिपरेशन को आप इफेक्ट कर लो। तो वो सब चीजें आपको मेच्योरिटी रखनी पड़ेगी जो भी स्टूडेंट है।